सभी को जोहार। ठीक है, तो हम लोग कल देख रहे थे, हम लोग अपना सेक्शन 1 का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किए थे, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। तो कल हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन की डिस्कवरी, कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल थे सेल थ्योरी को बताने के लिए, ये सब कल हमने देख लिया। आज हम लोग शुरू करेंगे कोशिका की संरचना। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, हम लोग कल ही परसों, हम लोग इतने दिन से यही पढ़ते आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक किस में मिलता है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जीवाणु में मिलता है। अब बाकी पौधों में, आप में, हम में, सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक है, तो पहले जो सिंपल सेल है, मतलब जो साधारण कोशिका है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, आज हम लोग उसको जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? अगर सिंपल आप प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखें तो क्या इसमें केंद्रक होता है? नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है तो क्या क्या होता है, आज हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग देखें 5 जगत वर्गीकरण में, पांच जगत वर्गीकरण, हिंदी वाले ऐसे हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले ऐसे। ठीक है, तो पहला ग्रुप क्या है? बोलिए। मोनेरा। ठीक है, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, वेरी गुड। तीसरा फंजाई, कवक, है ना। उसके बाद प्लांटी या फिर प्लांट्स भी बोल सकते हैं। और पांचवा एनिमल, एनिमेलिया। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में मिलती है, तो बस मोनेरा में मिलेगी, और बाकी में? एकदम सही। तो आप ये लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल्स ये धरती पे उत्पन्न होने वाला पहला जीव था। ठीक है, पहले प्राणी जो उत्पन्न हुए थे वो मोनेरन्सी थे। ठीक है, और उसके बाद धीरे 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 इवोल्यूशन की प्रक्रिया में, जो हम लोग का 5th सेक्शन में पढ़ना है, थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन, उसमें हम जानेंगे आखिर प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल कैसे उत्पन्न हुआ। इसको हम लोग वहां देखेंगे। इसको लिख लीजिए, यूकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल धरती पे आने वाले पहले प्राणी थे, लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। हेडिंग दे दीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और ये बना लीजिए। हिंदी वाली लिखेंगे 5 जगत वर्गीकरण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसको लिखेंगे, मोनेरा को लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक, और बाकी को लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब एक कोशिका होने के लिए, ध्यान से देखिएगा, लिख लिए। एक कोशिका होने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ऐसे गोलाकार, कोई भी अन्य शेप का हो सकता है ये, लेकिन ये जो हम लोग बाहर में ये बाउंड्री बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोई कोई बोलेगा? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। जीव द्रव्य झिल्ली, क्या हो गया? इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य झिल्ली।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में होगा, ठीक है। सभी में क्या पाया जाएगा, जीव द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में मिलेगा। सबकी कोशिकाओं को देखिएगा, धरती पे जितने भी जीव हैं सबके पास आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य झिल्ली, बहुत छोटा लिखा हुआ है क्या, दिख रहा है? चलो, तो ये आप लिख लेंगे कि सब में आपको मिलेगा। क्या केंद्रक सब में मिलेगा? नहीं, प्रोकैरियोटिक को छोड़ के बाकी सब में आपको केंद्रक मिलेगा, ठीक है। सब में केंद्रक बना लीजिए। इस तरह से बनाने के बाद, गोल बनाने के बाद यहां लिखिए, इसमें जीव द्रव्य झिल्ली मिलती है, जीव द्रव्य झिल्ली मिलती है। फिर इधर भी टिक टिक लगा दीजिएगा, तो जीव द्रव्य झिल्ली कंप्लीट हो गया। फिर लिखिए केंद्रक, उसके नीचे केंद्रक, यहां पे लिखिए एब्सेंट, नहीं मिलती है। बाकी सब में केंद्रक मिलता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली सब में पाई जा रही है, इसके अलावा कोई झिल्ली प्रेजेंट होती है? कल हमने देखा था एक शब्द, बाकी लोग भी बोल रहे थे, सेल वॉल। सेल वॉल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वेरी गुड, कोशिका भित्ति। तो अब कोशिका भित्ति किस में मिलेगी? क्या मोनेरा में कोशिका भित्ति मिलेगी? हाँ, नहीं मिलेगी, एकदम गलत। कोशिका भित्ति ऐसे बनाइएगा, लिखिएगा इसको, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, या इंग्लिश वाले लिखेंगे सेल वॉल। तो जो नीचे आप नीचे बढ़ते क्रम में लिखेगा सेल वॉल या कोशिका भित्ति, मोनेरन्स में पाई जाती है। प्रोटिस्टा में पाई जाती है? तो जी हाँ, प्रोटिस्टा में कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। लिख लीजिए, प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति प्रोटिस्टा में कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती, ठीक है। लिख लिए, कुछ में कोशिका भित्ति कुछ प्रोटिस्टा में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है, ठीक है। कवक को देखते हैं, आपको क्या लगता है? कवक को कोशिका भित्ति की आवश्यकता है या नहीं? क्या सेल वॉल प्रेजेंट होता है कवक में या नहीं? बोलिए, होता है, एकदम सही। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेल वॉल बनाएंगे प्रोटिस्टा में और लिख देंगे कुछ में मिलती है और बाकी में ऐसे बना देंगे कुछ में नहीं मिलती, ठीक है। इधर में क्या करेंगे, कवक में कोशिका भित्ति मिलती है। पौधे में मिलती है? वेरी गुड, पौधे में भी कोशिका भित्ति मिलती है। आप में या हम में मिलती है? अरे सबको मिल रही, हमको नहीं मिलेगी? हाँ, एकदम सही, कोशिका भित्ति हम में नहीं होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लगभग सब में कोशिका भित्ति है, जानवरों में नहीं है। ऐसा क्यों है?
बोलिए। नहीं, अगर कोई भी चीज से बने तो जानवर में क्यों नहीं मिलेगा, सोचने का बात है। हम लोग चल फिर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। आपको कोई एक घूंसा मारेगा तो आप झुकेंगे कि नहीं, हिलेंगे डोलेंगे। अब पौधा है बेचारा, हवा का झोंका उसको डोला देगा। तो उसकी जो संरचना है, उसके पास एक और कोशिका भित्ति रहती है जो उसको मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, तो सेल वॉल प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि आपको डैमेज से बचाता है, कोई भी दुर्घटना से बचाता है। फंजाई कवक है, कवक भी कहीं बेचारा स्थिर है, मशरूम रुगड़ा तो हिलता डुलता नहीं है, तो जब तक आप उसको नोचे नहीं तब तक वो मिलता है। तो इसलिए उसको एक बाहरी सतह चाहिए जो उसको सुरक्षा प्रदान कर सके, इसलिए उसमें कोशिका भित्ति मौजूद होती है। ठीक है, बात करते हैं जीवाणु की, या प्रोटिस्टा भी छोटे ही होते हैं। तो इसको भी, काफी छोटे होते हैं, इनको भी सुरक्षा के लिए चाहिए होता है कवच, तो कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें सेल का आवरण, कोशिका का आवरण, क्या इसका मतलब क्या हुआ? कोशिका के कवर, द एनवेलप ऑफ द सेल, है ना। बाहरी सतह में क्या क्या मौजूद है उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग देखना चालू करेंगे। इसको लिख लीजिए। लिख लिया था ना आप लोग ने? तो अगर आप दोनों कोशिकाओं को देखें, दो तरह की कोशिकाओं को देखें, जो जीवाणु में मिलती है और बाकियों में मिलती है, उसमें एक बड़ा अंतर ये है कि केंद्रक का प्रेजेंट होना। अगर आपको कंपैरिजन बनाना हो जेपीएससी मेंस में, तो आप ये सिंपल डायग्राम, हम ये सिंपल डायग्राम लेके आए हैं कि आप अगर इसको बना लें तो भी काम चल जाएगा। इतना बना लेना काफी होगा। इसको बना लीजिए। ठीक है, इसको बना सकते हैं। तो ये हो जाएगी प्रोकैरियोटिक कोशिका और वो यूकैरियोटिक कोशिका। एक में केंद्रक है, एक में केंद्रक नहीं है। इतना भी बना लेंगे, इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इसको बना लें। बन गया है, आगे बढ़े। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका के आवरण को हम लोग देखें, आउटर कवरिंग को अगर हम लोग देखें, एक जीवाणु, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स तो जीवाणु में ही मिलते हैं, बाहरी सतह में क्या क्या मिलेगा? कोशिका भित्ति, सेल वॉल मिलेगा। उसके बाहर भी एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो आप ये ऐसे ही लिखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आवरण। हेडिंग दे दीजिए, पहला पॉइंट है
बाहर में क्या मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का आवरण। तो पहला पॉइंट, एक तो ग्लाइकोकैलिक्स मिलता है, दूसरा हम लोग जाने सेल वॉल, इसको इंग्लिश में ग्लाइकोकैलिक्स लिखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। यहां पे लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एनवेलप, एनवेलप। दूसरा कोशिका भित्ति, दैट इज सेल वॉल, एंड द थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइम मिनिस्टर मत लिख दीजिएगा। ठीक है, अंत में आपको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में असली पिक्चर जो जीवाणु के हम लोग देखते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, स्लाइड्स के अंत में एक सवाल भी होगा जिसको आपको करके लाना है। मैंने पिछली बार कुछ होमवर्क दिया था, उसके साथ साथ आज वाला होमवर्क कल मुझे यहाँ सबमिट कर दीजिएगा मेरे क्लास में आने से पहले। ठीक है, लिख लिया है? तो हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। हम लोग पहले आवरण से चल रहे हैं, फिर अंदर की ओर झांकेंगे। ठीक है, चलिए। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? मतलब कोशिका भित्ति के बाहर भी एक चीनी का कोट होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हम लोग आने वाली क्लासेस में जानेंगे और अच्छे से। ठीक है, चावल दाल में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको शुगर भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। तो ये चीनी का एक कोट होता है जो बैक्टीरिया को मदद करता है चलने फिरने में। ठीक है, वो क्या करता है, जमीन को चिपकने के लिए उसको मदद करता है। अब बैक्टीरिया को बेचारा को खाना दिखेगा, उसको खाना चाहेगा और वो उड़ते रहेगा तो दिक्कत होगी कि नहीं? तो इसीलिए ये ग्लाइकोकैलिक्स एक चीनी की कोट सेल वॉल के बाहर, कोशिका भित्ति के बाहर होती है मौजूद। ठीक है, जो उसको सतह से सट के रखने के लिए मदद करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, देखिए ये डायग्राम को बना लीजिए। बायोलॉजी मतलब डायग्राम। जितना आप डायग्राम बनाएंगे और जितना उसको वेल लेबल करेंगे उतने मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो अगर हम एक सिंपल जीवाणु की कोशिका को देखें, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा हुआ है। आप बताइए क्या क्या चीज को पहचानते हैं? ये छठा नंबर क्या है? हाँ, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, दोनों में से कुछ नहीं है। यही है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये रहा नंबर 1 जो है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, ये सब में मौजूद जो होता है। अब आपके पास एक्स्ट्रा क्या है? मतलब हमारे पास तो नहीं है सेल वॉल, है ना, कोशिका भित्ति हमारे पास नहीं है, लेकिन जीवाणु के पास है। तो ये जो 5वां नंबर है ये हो गया आपका सेल वॉल। अच्छा, जीवाणु में भी सेल वॉल है, पौधे में भी सेल वॉल है और कवक में भी सेल वॉल है। अंतर क्या है चारों पांचों में, तीनों में? किस पदार्थ का बना है उसमें अंतर है। तीनों ही चीनी कोट कहलाते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, पॉलीसैकेराइड का ही, कार्बोहाइड्रेट का ही बना हुआ है, लेकिन पदार्थ में अंतर है। हाँ, जैसे पौधों में सेलुलोज का बना है, कवक में काइटिन का और लिग्निन का भी बना होता है। ठीक है, और क्या चीज का बना होता है? बैक्टीरिया में क्या चीज का बना होता है? जीवाणु में क्या चीज का बना होता है?
खोजेंगे कि बता दूं? बता दे? खोजना नहीं है। अच्छा, बायो में क्या साइंटिस्ट थोड़ी बनना है। हाँ? पॉलीसैकेराइड होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, पता था ना? हाँ, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नाम और नाग, नाम और नाग, बड़ा अजीब दिखता है ये भी, लेकिन शक्कर का ही रूप है, नाम और नाग। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। नहीं याद रहेगा, भूल जाइए, मत लिखिए, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको लिखना है एज पॉइंट वो लिख सकता है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप सीधे बोल सकते हैं सेल वॉल होता है, इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को एक पूरा चैप्टर 1 महीना सिर्फ सेल वॉल और बैक्टीरिया पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, साइंस। अच्छा हुआ आप लोग साइंस नहीं लिए ना, मजा आता है, अपना अपना स्वाद। ठीक है, तो ये रहा सेल वॉल। अब इसके जो बाहर है, जो चीनी का कोट है, ये देखिए बड़ा चिपचिपा सा, अब इसको ऐसे ही समझिए, और ये सतह पे चिपकने के लिए मदद करता है, इसी को ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में लिख लीजिए जीव द्रव्य झिल्ली, 5वें नंबर में लिख लीजिए कोशिका भित्ति, 6ठे नंबर में ग्लाइकोकैलिक्स को ग्लाइकोकैलिक्स ही कहते हैं या फिर चीनी कोट कहते हैं। ठीक है, चीनी कोट। पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को ही पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए पेशेंस रखें। आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगला जो टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी, वो भी कंप्लीट होते जा रहा है साथ में। लास्ट में सिर्फ एक रिवीजन लगेगा, एक क्लास लिविंग, मतलब पहला सेक्शन खत्म। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 क्या है, ये जो अंदर में जो द्रव्य पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। नंबर 2 जो है वो है साइटोप्लाज्म। नंबर 3 क्या है? जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम या डीएनए या आरएनए। ठीक है, तो यहां सिंपल ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतरीन होगा, लिख दीजिए जेनेटिक मटेरियल। इससे याद आया, आपको कुछ होमवर्क दिया था, खोजा आपने? मिला? नहीं मिला? मिल गया? चलो, ये चौथा नंबर क्या है? हाँ, ग्रैनुल्स, राइबोसोम्स। वेरी गुड, दिस इज राइबोसोम्स या लयनकाय। लयनकाय जानते हैं ना, स्लैश राइबोसोम्स। ये 7वां नंबर क्या है? सीलिया, फ्लैजेला। वेरी गुड, इसको बोलते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला को हिंदी में भी फ्लैजेला ही लिखेंगे। ठीक है, और कुछ बोलते हैं इसको, अगली स्लाइड में है। ठीक है, इसको बना लिए। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में आप जान गए, सबसे बाहरी सतह जो सतह पे चिपकने में मदद करती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और ये सभी जीवाणुओं में लगभग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको लिख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। आगे बढ़े, तो हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स देख लिए। ठीक है, मिटा दूं? लिख लिया है? समझ आ रहा है सबको? क्लास मिस नहीं करेंगे। देखिए, इनिशियल क्लास में हम लोग एक साथ रैपो बना रहे थे, आपको और हम लोग एक दूसरे को समझ रहे थे। आपको मेरा तरीका समझ आ गया, हमको आपका तरीका समझ में आ गया। अब जो है, जो स्पीड पकड़ेगी ट्रेन, एक भी क्लास मिस किया तो फिर गोल। ठीक है, चलते आगे। तो हमने ये ग्लाइकोकैलिक्स देख लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका कोशिका भित्ति। कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है।
तो कोशिका भित्ति क्या है, यहाँ पे हमने आपको डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो है ना, कभी कभी कठोर भी हो सकती है, कभी कभी लचीली होती है, किसी किसी में। अलग अलग जीवाणु हैं, उनके पास अलग अलग तरह की कोशिका भित्ति मिलेगी, तो उस अनुसार उसका नाम भी रखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक परत होती है जो कुछ प्रकार की कोशिकाओं को घेरे रहती है, जो कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर पाई जाती है। या कठोर, लचीला और कभी कभी कठोर हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है, जब भी जीवाणु को स्ट्रेस कंडीशन हो, ठीक है, मान आपके आंत में भी जीवाणु मिलते हैं, मालूम है आपको? फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, हे भगवान, हाँ दोनों है। ज्यादा हो गया तो गए, कम हो गया तो भी गए। सुने कि नहीं अंग्रेजी में एक शब्द, मेरा गट फीलिंग ये कह रहा है, तुम में गट्स है कि नहीं है? सुने हैं कि नहीं? क्या मतलब होता है गट? मतलब क्या होता है? मुंह से लेके एनस तक जो भी एरिया पड़ता है उसको गट बोलते हैं। स्टमक, आंत, इंटेस्टाइन सब उसी का भाग है। इस गट में बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया आपके अब पता चला है, अब क्या बहुत पहले ही पता चल गया था, गट माइक्रोबायोटा इसको बोलते हैं। इस गट के हिसाब से आपका मूड भी नियंत्रित होता है। आपको अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, बुरा फील हो रहा है कि नहीं, वो बहुत कुछ आपके आंत के बैक्टीरिया, गट के बैक्टीरिया पे निर्धारित होता है। आप बहुत सारा चीज आप देखा गया है कि गट के अनुसार ही आप चलते हैं, इसीलिए बोलते हैं गट की फीलिंग। अगर आपका गट हेल्दी है, उसमें अगर अच्छे जीवाणु ज़्यादा हैं, तो फिर आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर उल्टा पुल्टा खाया, फ्राइड कुछ भी खाया, चाउमीन, चिल्ली ये सब खाया, तो आंत बिगड़ जाती है। उसमें जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है। उसके कारण आपका दिमाग भी जो है ना, उसमें ब्रेन फॉगिंग हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है, आलस होता है, ठीक है। लेकिन यही दूध दही, अभी इतनी गर्मी है, दूध दही खाओ, देखो तुम्हारा माइंड कितना फ्रेश रहेगा, और आप अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखते हो जो साधना में बैठते हैं बोलते हैं हमको ध्यान करना, हम लहसुन प्याज नहीं खाते। इसलिए नहीं खाते ना, गट में जो बैक्टीरिया अच्छा वाला उसको वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और जब वो अच्छी बैक्टीरिया जो अगर हमारे गट में है, मेनली हमारे अपेंडिक्स में होती है, क्या चीज प्रोड्यूस करती है, कौन सा विटामिन? ये सवाल है जेपीएससी का भाई, ये पढ़ना भी है, विटामिन पढ़ाएंगे तो। विटामिन B12, विटामिन B12 बोले हम तो विटामिन बी ही जानते थे, नहीं भाई बहुत है, B3, B5 है ना। तो B12 ये हमारे आंत में हमारे जो जीवाणु भाई लोग हैं वो हमें देते हैं। इससे परनीशियस एनीमिया की शिकायत नहीं होती है। अनीमिया भी बहुत अलग तरह की होती है। एक परनीशियस अनीमिया होता है, उसमें चक्कर वगैरह आता है अगर आप में अगर B12 की मात्रा घटी हुई है तो। स्टूडेंट्स हैं तो बी कॉम्प्लेक्स बी लेना बहुत ज़रूरी है, आपको बोला था ना कि कुछ कुछ बताऊंगी पढ़ाते वक्त। तो विटामिन बी अगर ले रहे हैं तो आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगा। कहाँ से मिलेगा? दुकान से मिलेगा ही, लेकिन अगर नेचुरली खाना है तो फ्रूट्स, कम से कम जो ये टाइम है जो 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, इसमें आप एक फ्रूट जरूर खाएं। एप्पल हो गया या बाकी संतरा वगैरह सीजनल जो भी है वो खाने की कोशिश करें। देखिए आपका ब्रेन फोकस कितना बढ़ जाएगा। गट माइक्रोबायोटा जो है आपको बहुत मदद करती है ये सब, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो ये तो हम लोग जान गए कोशिका भित्ति, ठीक है। जब अगर मान लीजिए, हाँ आपको बता रहे थे, अब मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, यही बताना चाह रहे थे। आप बीमार पड़ गए, आपके गट में बैक्टीरिया जीवाणु सब प्रेजेंट है, आप क्या किए, एंटीबायोटिक खा लिए। तो एंटीबायोटिक आप जैसे ही खाते हैं ना, तो वो सारे अच्छे बुरे सभी जीवाणुओं पे हमला कर देता है, ठीक है। अगर खांसी वासी हुआ है और जाके ऐसे ही अरे एंटीबायोटिक दो, तो अब खा लिए,
तो देखिएगा आपका 4-5 दिन तक मिजाज और जीभ का टेस्ट भी बिगड़ा हुआ रहेगा। इस दौरान कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ जीवाणु अपने आप को बचाने के लिए इस सेल वॉल को कठोर कर लेते हैं, ठीक है। सिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, सिर्फ समझ लीजिए। तो ये जो बोला हुआ है कभी कभी कठोर हो सकते हैं, मतलब सिचुएशन पे आपको कोई हमला करेगा तो आप छुपिएगा कि नहीं, अपने आप को ढकिएगा कि नहीं, उसी तरह बैक्टीरिया भी अपने आप को कठोर कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही उसकी फेवरेबल सिचुएशन आती है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। समझ गए हैं, ठीक है। चलिए, कोशिका भित्ति हम लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आखिरी, जीव द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये सब में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जो पहला नंबर है वही है जीव द्रव्य झिल्ली, ठीक है। और ये क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है। कहने का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सारी चीजें इससे पार नहीं हो सकती हैं। हमारा भी अगर यूकैरियोटिक सेल्स का भी अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, यूकैरियोटिक सेल्स हमारे भी सेल्स में आप देखें तो वो भी सेमी परमिएबल है। क्या है, अर्धपारगम्य है, ठीक है। कुछ चीजों को आने देता है, कुछ चीजों को आने नहीं देता है। जैसे जो भी आप भोजन खाए, ग्लूकोज खाए तो ग्लूकोज को भी किसी सिचुएशन में ही घुसने देगा। ग्लूकोज को घुसने के लिए भी द्वार बने हुए हैं, कुछ द्वार बने हुए हैं, वो ग्लूकोज को तभी घुसने देगा जब वो द्वार खुलेगा, और वो द्वार हार्मोन के कंट्रोल में होता है, ठीक है। बताया था ना उस दिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ठीक है। तो लिख लीजिए, जीव द्रव्य झिल्ली जो सभी जीव में प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। जीव द्रव्य झिल्ली सभी प्राणियों में मौजूद होती है और ये अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है। Plasma membrane is present in all the living organisms. Plasma membrane is present in all the living organism and it is semi-permeable in nature. And it is semi-permeable in nature. ठीक है, जीव द्रव्य झिल्ली सभी प्राणियों में मौजूद होती है और ये अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। बाकी यहाँ 2-4 लाइन दे दिया है, इसको आप समझिएगा, पढ़ लीजिएगा। सब एनसीईआरटी से है। अगर चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हाँ, अब देखिए, कुछ जीवाणु जो होते हैं, हम जीवाणु की बात कर रहे हैं, वापस जीवाणु पे आते हैं। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं वो चलयमान होते हैं और कुछ अचलयमान होते हैं। कहने का मतलब है सम बैक्टीरियाज कैन मूव, सम कैन जस्ट ड्रिफ्ट। पानी है बहुत, इतना इतना वो छोटा सा है, अगर फ्लूइड में है तो वो बहता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अपना मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, एक इस तरह का निकला हुआ सब्सटेंस होगा, एक स्ट्रक्चर होगा तो इसको चलने में मदद करता है। इसी को फ्लैजेलम बोलते हैं या कशाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कशाभिका। ये बहुत सारे हो सकते हैं, एक हो सकता है, इसके आधार पर भी बहुत नाम है। ऐसे हम बता देते हैं, बताएं या छोड़ दें? अरे बता दें, अरे वाह, जेपीएससी करना है ना, साइंस मत ले लेना। देखिए, अगर इसके पास कोई भी कशाभिका नहीं है तो ऐसे जीवाणु को अफ्लैजेलेट बोलते हैं, ठीक है। अगर एक है तो उसको बोलते हैं मोनोफ्लैजेलेट, मतलब सिंगल है इसके पास, ठीक है। और अगर इसके पास एक ही साइड में गुच्छे की तरह फ्लैजेला प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। आप पूछते जाइएगा, हम बताते जाएंगे, लेकिन ये काम का नहीं है आपका, ठीक है। अगर दोनों साइड है, ठीक है, सॉरी ये मोनोट्राइकस इधर हुआ, मोनोफ्लैजेलेट मोनोट्राइकस। अगर एक तरफ गुच्छे की तरह मौजूद है तो उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस।
दोनों साइड है तो उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। और अगर सर्वे सर्वा है भाई, सब जगह मौजूद है, बड़ा बढ़िया से चलेगा ये जीवाणु, तो इसको बोलते हैं पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस, ठीक है। लीजिए, जिसको लिखना हो लिख सकते हैं, जिसको नहीं लिखना है इग्नोर मार सकते हैं, कोई इससे सवाल नहीं आने वाला। आपके हाथ में, आपको जितना लिखना है। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं लिखने के लिए आ गया तो आप लिख सकते हैं, सिंपल। अभी हम लास्ट में सम अप करेंगे कि कैसे इसको उत्तर देना है, क्योंकि लास्ट में क्या है, आप समझ तो गए, लिखेंगे कैसे। सब चीज आता है लेकिन उसको सजा के कैसे लिखें, ये एक चैलेंज होगा, तो हम लास्ट वाले स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया को चलायमान होने के लिए कशाभिका मौजूद होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, चारों तरफ होगी तो उसको पेरीट्रिकस, एक साइड गुच्छे में होगी लोफोट्राइकस, दोनों साइड गुच्छे में होगी तो एम्फीट्राइकस, एक ही सिंगल फ्लैजेला है तो उसको मोनोट्राइकस, और नहीं है तो एट्राइकस या अफ्लैजेलेट, ठीक है। सर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, सह लो, ठीक है। चलें आगे, लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको इच्छा है वही लिखे, जिसको एक्स्ट्रा एक नंबर चाहिए, ठीक है। अधिकारी तो एक एक नंबर पे ही बनते हैं। हो गया ना, डीप नहीं जाना चाहिए वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट नेसेसरी। चलिए, तो हम कशाभिका के बारे में भी जान गए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आवरण में ये दो चार चीजें थी, उसको हमने समझ लिया। थोड़ा अंदर झांक के देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, जो कि आप देखिएगा, राइबोसोम्स। क्या राइबोसोम्स सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलती है कि यूकैरियोटिक में भी मिलती है? दोनों में मिलती है, बोथ, एकदम करेक्ट। दोनों में अंतर है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जो जीवाणु के अंदर में राइबोसोम मिल रहा है, और आपके कोशिका के अंदर जो राइबोसोम मिल रहा है, दोनों में कोई अंतर है? राइबोसोम लयन काय, लयन काय, बुला लीजिए, लेट हो गया तो कोई बात नहीं, बोलिए अंदर आने, कोई दिक्कत नहीं। लयन काय, क्या अंतर होगा? आप में और कीटाणु में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, है कि नहीं? सब कुछ हमको अच्छा मिला है ना। तो लयन काय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो अभी हम लोग देखेंगे राइबोसोम्स या लयन काय। हेडिंग दे दीजिए। हमको बताइए लयन काय का काम क्या है? प्रोटीन बनाएगा? नहीं रे बाबा, प्रोटीन बनाने की जगह देता है, ठीक है। प्रोटीन को बनाने की जगह देता है, उसको बोलते हैं, क्या लिखेंगे? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइट, जगह बोलते हैं ना, वो साइट घूम के आओ, तो SIT, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हिंदी में लिख सकते हैं प्रोटीन बनाने की जगह, बनने की जगह, है ना। बस ये लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, एग्जामिनर को भी तकलीफ ना हो, आपको भी तकलीफ ना हो। इसके अलावा इसके पास क्या होता है? देखिए, हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का आवरण देख लिए, अंदर में हम लोग जानते हैं जेनेटिक मटेरियल तो हम लोग अभी छुएंगे नहीं, क्योंकि वो हम लोग को लास्ट में देखना है, DNA RNA। अंदर में राइबोसोम, और आप देखिए कुछ ग्रैनुअल्स मिलते हैं, छोटे मोटी और चीजें मिल रहे हैं, ग्रैनुअल्स, ठीक है ना। इसको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। इतना डीप नहीं जाना है, छोटा मोटा ग्रैनुअल्स लिख के छोड़ सकते हैं आप। ये और भी कुछ छोटे मोटे ग्रैनुअल्स मिलते हैं, फॉस्फेट के ग्रैनुअल हो गए, कोई केमिकल के ग्रैनुअल हो गए, जो बैक्टीरिया अपने खाने के लिए रखता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या है, घबराइए नहीं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग लिख रहे थे राइबोसोम। तो राइबोसोम का रोल क्या है? तो प्रोटीन बनने की जगह को राइबोसोम बोलते हैं। क्या करता है राइबोसोम? देखिए, एक थोड़ा सा ये बना लीजिएगा। अगर कोशिका है, अगर केंद्रक है और केंद्रक नहीं है, देखिए केंद्रक यूकैरियोटिक में है, हम यहाँ पे बगल में प्रोकैरियोटिक कोशिका भी बना देते हैं। तो इसमें जो DNA है वो बेचारा ऐसे ही साइटोप्लाज्म में घूम रहा होगा, मतलब DNA RNA, है ना।
यहीं पे एक गुच्छा बन के एक जगह होगा। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये यूकैरियोटिक कोशिका। इस केंद्रक के अंदर डीएनए है और आरएनए मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे द्वार होते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आरएनए बाहर आता है। ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये जो डबल बनाया वो डीएनए है और जो सिंगल सिंगल बनाया वो आरएनए है। जैसे ही ये आरएनए बाहर आता है, जैसे ही ये आरएनए बाहर आएगा, जो राइबोसोम्स है उसको आभास हो जाएगा कि आरएनए बाहर आ गया है। राइबोसोम भी दो दो पार्ट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। क्या क्या? लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। कैसा होता है राइबोसोम? देखिएगा ना तो ऐसा होता है। अगर इसको तोड़ दीजिएगा तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है। दो उप इकाइयों का बना होता है, एक बड़ा इकाई, एक छोटा इकाई। ये दोनों अलग अलग घूम रहे होते हैं सेल्स में, ऐसे ऐसे एकदम। बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों घूम रहा है अलग अलग, यहाँ भी और यहाँ भी। जैसे ही इसको आरएनए दिखा, ये दोनों दौड़ते हुए आता है और इसके ऊपर बैठ जाता है, तुरंत पकड़ लेता है आरएनए को। अब पकड़ा गया आरएनए। आरएनए को जैसे ही पकड़ लिया, जकड़ लिया, उसके बाद प्रोटीन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं? समझ लीजिए इसको। ये जो राइबोसोम है आरएनए को पकड़ने जकड़ने का काम करता है। जैसे ही इसने आरएनए को पकड़ लिया, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को शुरू कर देता है। पानी पीजिए, पानी पीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, और ऐसे बहुत सारे राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में, और वो एक साथ भी इसके ऊपर चिपक सकते हैं, ठीक है। उसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, उतना नहीं जाना है, ठीक है। तो यही काम करता है। अब ये करता क्या है? ये आरएनए को पढ़ पढ़ के प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड को चुन चुन के सजाता है, जिससे प्रोटीन बनता है। सिर्फ इतना जान लीजिए, आरएनए को पढ़ा अब प्रोटीन बनाया। कैसे होता है ये फोर्थ टॉपिक में हम लोग देखेंगे, फोर्थ टॉपिक में। अभी इतना ही जान लीजिए, राइबोसोम का काम है। राइबोसोम को समझिए वो किराना स्टोर का दुकानदार है, ठीक है। और आप क्या करते हैं? मम्मी ने लिस्ट दिया कि भाई चावल ले आओ, आटा ले आओ, उसे लिख के देती है ना, तो समझिए वो पर्ची आरएनए है और आप राइबोसोम को दे दिए, ठीक है। अगली बार सामान खरीदने जाइएगा तो थोड़ा राइबोसोम ये निकाल के दे, है ना। तो आरएनए का आप लिस्ट दे दिए, अब वो उसी को पढ़ पढ़ के सामान निकाल के आपको देता है। उसी प्रक्रिया, जैसे वो प्रक्रिया है वैसे ही आरएनए को राइबोसोम पढ़ पढ़ के प्रोटीन जोड़ते रहता है, ठीक है। समझ गए हैं? ये कोशिका का मेन काम है, और कोई काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तो वो केंद्रक से बाहर आ रहा है यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही डीएनए से आरएनए बनेगा, जैसे ही इस डीएनए से आरएनए बनेगा, वैसे ये दोनों आके इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो हम ये पूछ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम और यूकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होता है कि नहीं होता है? होना चाहिए कि नहीं? हो तो लग रहा है कि हाँ हम लोग सबसे ऊपर हैं, ह्यूमंस हैं, मानव तो सबसे ऊंचा है, तो उसके पास होना चाहिए। लेकिन होता है कि नहीं होता है? कोई बताएगा? दोनों राइबोसोम सेम होंगे? बताइए। चलो, दोनों थोड़े अलग होते हैं। हमारा जो राइबोसोम होता है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है, ठीक है। क्या होता है वो हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। ये राइबोसोम को आपको एक्सप्लेन करना होगा, पूछा जाएगा सीधा सीधा सवाल, कोशिका की संरचना समझाइए, ठीक है। 32 नंबर में क्या लिखिएगा, ये सबको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये देखिए, बड़ा भाई छोटा भाई, उप इकाई, दो उप इकाई हुई, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, बीच में हमारे में। इसको पकड़ लिया, इसको पढ़ा, और इसके सर से प्रोटीन बनना शुरू हुआ, ठीक है। कैसे बनता है वो आपको जानना नहीं है, ब्रीफ में जानना है। इस तरह से ये प्रोटीन समझिए, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जुड़ के ही प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो गया है।
ये बढ़ते जाएगा, ये घसकते जाएगा आरएनए आगे की ओर, और ये इसके ऊपर चलता रहेगा, इसको पढ़ते जाएगा और यहाँ से ऊपर से प्रोटीन निकालते जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। सोचिए, जिसने इस चीज को कोशिका के अंदर झांक के पहली बार देखा होगा, सोचिए कितना गजब का दिमाग रखता होगा वो व्यक्ति, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। कौन, इनको ढूंढिएगा। ठीक है, लास्ट में जब हम लोग ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो हम बताएंगे हमारा क्या रोल था, जर्मनी में हम लैब में क्या करते थे। ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए पूरा जेपीएससी ख़त्म करना होगा, तब जाके आपको खुद समझ में आएगा तो क्यों इतना लाख का पैकेज मिला था मैडम को, तो वो आप समझिएगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल कि मानव कितना आगे पहुंच चुका है। ये ऑलरेडी हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ रहे हैं। आपको पता है इसका साइज क्या होता है, इस राइबोसोम का साइज क्या है? नहीं, 15 से 20 नैनोमीटर है। 15 से 20 नैनोमीटर, कितना सूक्ष्म होगा। और आपको यहाँ तो रंग बिरंगा लाल पीला दिखा रहे हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर में ना काला काला दिखता है। सोचिए, उसको एनालाइज करना अलग ही दिमाग वालों का काम है। जिनको इसमें रुचि है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज आप लोग रुचि मत दिखाइएगा, आप लोग अधिकारी बनिए। ठीक है, बहुत जरूरत पड़ता है अधिकारी लोग का। ठीक है, चलिए, तो देखिए अंतर क्या है ना, अगर ये लायन काय आप देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सेम ही दिखता है, बड़ा भाई और छोटा भाई, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट सेम ही होता है। तो छोटे वाले का साइज जो होता है 30s और 50s, दोनों को जोड़ दीजिए तो 70s, इधर 40s और यहाँ 60s, दोनों को जोड़ दीजिए तो 80s। ये बनाना होगा आपको। सेल के अंदर कोशिका में जो लयन काय है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा और आपको ये बनाना होगा। ठीक है, और ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे 50 और 30 तो 80 सोचे थे, सोच रहे हैं? हाँ, इधर 60 और 40 तो 100 सोच रहे, तो बता दे कि छोड़ दे? अरे बाप रे, इसके बाद आप लोग साइंस मत ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बना लीजिए, बताते हैं। अच्छा है, सवाल आना अच्छा है। अगर ये आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लयन काय जो है एक ही जैसी होती है, एक समान होती है, लेकिन उनके साइज में अंतर होता है। उनके साइज में अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक लयन काय और यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लयन काय एक समान होती है, सिर्फ उनमें साइज का अंतर होता है। उनमें साइज का अंतर होता है। वो इस प्रकार है, आप दोनों साइज बना लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की लयन काय को बनाइए और यूकैरियोटिक कोशिका की लयन काय को बनाइए। हाँ, पूछिए, सब बताएंगे। ये जो एस है ना, ये वही साइंटिस्ट का नाम है जो ये खोज के बताए थे। ठीक है, और आप फिजिक्स में पढ़ते हैं यूनिट, एसआई यूनिट, है ना? तो ये बहुत एसआई यूनिट के अलावा भी बहुत सारे टाइप के एसआई, बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो ये एस कुछ नहीं, साइंटिस्ट का नाम है जो इसको खोजे थे। अब भैया उन्होंने अपना दिन रात 60 साल गुजार के खोजा इसको, देखा उसको माइक्रोस्कोप में, देखने के लिए भी उनको कितना सारा पैसा लगा होगा, करोड़ों करोड़ों खर्च किए होंगे। तो अपना ही नाम देंगे ना भाई। हम भी कल को कुछ खोजेंगे, एक्चुअली हम खोजे हैं और सबमिट भी किए, जल्दी मेरे ही नाम पे कुछ आएगा। ठीक है, तो ये इन साइंटिस्ट का नाम था स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग, ठीक है, अगेन जर्मन साइंटिस्ट। जर्मनी के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में आगे हैं।
और कुछ इंडियंस वहीं पहुंच जाते हैं और उसको भी आगे ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे भारतीय जो है वो नंबर 2 पे है, और नंबर 1 पे भी भारतीय है, लेकिन वो जो ब्रेन ड्रेन होके यूएस में चले गए। ठीक है, तो भारत अगर स्थिति अच्छी करेगी तो यहाँ पे भी चमत्कार होगा। एनीवेज, लिख लिए, इसको बना लिए। 50 और 30 80 नहीं होता है, 70 होता है। और 60 और 40 100 नहीं होता है, 80 होता है। ठीक है, चलिए बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। बस थोड़ा सा और है। इसमें दिमाग मत लगाइएगा, सुन लीजिए। अपने शब्द में लिखना चाहेंगे तो अपना लिखिएगा, लेकिन आप देख लीजिए। देखिए, अगर आपको हम घुमाएं 1 सेकंड में 2 चक्कर, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मान लीजिए 1 सेकंड में हम आपको 50 बार घुमा दिए। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा उपकरण है जिसमें आपको हम 1 मिनट में 50, 1 सेकंड में 1 सेकंड में 50 बार घुमा दिए, आपकी स्थिति क्या होगी भैया? शरीर थोड़ा लचीला है, लेकिन जो स्किन होता है ना वो स्ट्रेच तो कर जाएगा। लेकिन अगर हम आपको 1 सेकंड में 30,000 बार घुमा दिए, आप फट फुट जाइएगा। उसी तरह अगर कोशिका को आप एक टेस्ट ट्यूब में लेके जोर से घुमाइएगा, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। इस ट्यूब में आप जीवाणु को डाल दिए और इसको अगर सेंट्रीफ्यूज कर दिए, ये 1 मिनट में 50-60 हज़ार आरपीएम पे, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, सेकेंड नहीं मिनट, उस पर घुमाइएगा तो सेल की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और फिर वो डेंसिटी के हिसाब से उसकी जो कोशिकांग है वो सेपरेट हो जाता है। ये खोजा जा चुका है। लोग इसको जानते हैं कि ऊपरी सतह में क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा कि सेल मेम्ब्रेन आएगा। वो सब को आप हटा देंगे और सिर्फ लयन काय जब बचेगा उसको फिर निकाल के आप सेंट्रीफ्यूज में घुमाइए लयन काय। तो लयन काय आपको 3 स्थिति मिलेगी। क्या क्या? एक तो साथ में जुड़ी हुई और अलग अलग, बड़ा भाई और छोटा भाई। ठीक है, जब इसको घुमाया स्वेटबर्ग ने या पैरेटस ने, तो उनको क्या मिला? उनको 3 बैंड मिला। इस ट्यूब में 3 बैंड मिला, इस तरह से जमा हुआ। ट्यूब को देखा, अच्छा 3 रेखाएं दिख रही हैं, जमा हुआ कुछ परत मिल रहा है। तो क्या देखा उन्होंने? उस टेस्ट ट्यूब को वो ऐसे ही रैंडमली मार्क कर दिए थे। यहाँ पे लिख दिया था 100, 80, 70, ऐसे करते करते यहाँ 50, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10, ऐसे ही उन्होंने बस मार्क किया था। ठीक है, अब जब उन्होंने लयन काय को, जब सेल जब टूट फूट गया, उसमें से सिर्फ लयन काय को हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे हम लोग लैब में करते हैं ये चीज़। आप लयन काय को निकाल के फिर ट्यूब में उन्होंने घुमाया, उनको मिला कि यहाँ पे एक 70 के पास जमा हुआ, जहाँ पे उन्होंने 70 लिखा था, वहाँ पे उनको मिला एक लाइन, एक लकीर। 50S पे उनको एक लकीर मिला और एक 30S पे लकीर मिला। तो इससे फिर इन्होंने इसको निकाल के फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा, तो देखा कि अच्छा ये जो उप इकाई है, 2 इकाइयों से बनी हुई है ना राइबोसोम, छोटा और बड़ा, छोटा भाई बड़ा भाई जो बोल रहे हैं। तो जो छोटी वाली है वो 30, जहाँ पे उन्होंने 30 लिखा था वहाँ मिला। तो उनको समझ नहीं आया इसको सेंटीमीटर लिखे कि क्या लिखे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो भाई मेरा नाम रहेगा 30S स्वेटबर्ग, और उनका नाम अमर हो गया। ठीक है, तो सब जानेगा उनका नाम। ठीक है, तो 30S पे उनको मिला छोटा वाला इकाई जो है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ लयन का है, यहाँ मिला 30S पे। 50S पे आप उनको मिला बड़ा वाला, और दोनों जुड़ा हुआ मिला इनको 70S पे। इसीलिए 50 और 30 80 नहीं 70। समझ गए? तो इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं है। उसी तरह आप सिमिलरली आप यूकैरियोटिक कोशिका को घुमा दीजिए तो आपको कहाँ मिलेगा? 60, 40 और 80 पे। समझ गए? कोई भारी काम था? उनके लिए था भाई। दुनिया में पहली बार ये बोले थे, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था।
ठीक है। तो संगोष्ठी होती है जहाँ पे आप अपना काम लेके जाते हैं, वहाँ आप अपने काम को प्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे बाकी जो साइंटिस्ट होते हैं आपके काम को नापते हैं, तोलते हैं, आपसे सवाल करते हैं, ये कैसे किया, वो कैसे किया, इसका क्या मतलब, ये क्यों किया। अगर आप सारे सवाल का जवाब दे देते हैं तब आपका काम जो है प्रकाशित होता है। फिर साइंटिस्ट लोग होते हैं, हाँ हाँ नहीं अच्छा काम किया है, पब्लिश कर दो, ठीक है। जैसे आपका mRNA वैक्सीन जब कोरोना काल में, अरे हाँ हाँ मिल गया, वैक्सीन मिल गया, तो कैसे, कुछ साइंटिस्ट लोग खोजे होंगे कि कोरोना को कैसे हम लोग कंट्रोल करें इस वैक्सीन से, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया होगा, सब साइंटिस्ट अग्री किए होंगे उनके काम से, फिर वो वैक्सीन जो है वो बाजार में आ गई होगी, ठीक है। यही प्रक्रिया होती है सेम। तो वो प्रकाशन किस में हुआ था, आपको बताया था कौन सी पत्रिका में, लैंसेट, ठीक है। चलिए वो काम करनी है यहाँ पे, समझ गए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। आखिरी कुछ स्लाइड्स और 2-3 मिनट लेंगे। देखिए राइबोसोम क्या है क्या नहीं, देखिए आपको बताया था ना 15 से 20 नैनोमीटर की होती है, कितना छोटा, सोच के देखिए, बताया था ना कल आपको जो स्लाइड मिला है आप लोग को, ठीक है, मैं अभी भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। साइज एस्टिमेशन आप देखे थे ना, वो स्केल मिला था, अपना स्केल ले लिए थे कल वाले, किसी का स्केल यहाँ रखे थे हम, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लिए, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ लिखने के लिए शब्द मिल जाएंगे, ठीक है। तो राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड यानी कि इंक्लूजन बॉडीज मतलब बैक्टीरिया अपने साथ फॉस्फेट का या कोई ग्लूकोज का कुछ ग्रैनुअल रख लिया अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसी को इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है, उतना डीप नहीं जाना, इंक्लूजन बॉडीज छोड़ भी सकते हो, राइबोसोम नहीं छोड़ सकते हो, राइबोसोम के बारे में बताया हुआ है और यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, इसको इग्नोर करो, ठीक है। चलो अभी बताया था ना, अगर बैक्टीरिया है और यूकैरियोटिक सेल है, जीवाणु, और ये हम लोग का है, तो केंद्रक के अंदर देखिए हमारा डीएनए है, डीएनए से देखिए आरएनए बन रहा है, और ये आरएनए इस पोर के थ्रू बाहर आया, जैसे ही आया ये दोनों बड़ा भाई छोटा भाई चिपक गया, इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर दिया, ठीक है, समझ गए। वही राइबोसोम है, लायन का है। इस केस में क्या होता है, जैसे ही केंद्रक तो है नहीं जीवाणु में, डीएनए है, आरएनए जैसे ही बना बस राइबोसोम इस पे चिपक गया, प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। हमको ये प्रोसेस डिटेल में पढ़ना है, 4th टॉपिक है आपका, 4th सेक्शन में, डरिए मत, आसान है, शॉर्ट में लिखा देंगे, सेम टू सेम लिख दीजिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये आखिरी स्लाइड, ये देखिए माइक्रोस्कोप, असली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जीवाणु कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है भाई, ऐसा दिखा, और आपको इतना रंग बिरंगा डायग्राम देके साइंटिस्ट लोग समझाया, लेखक लोग लिख के आपको समझाया, एनसीईआरटी की किताब लिखी, फिर भी आप कहते हैं कि बहुत कठिन है, तो उन लोग के लिए कितना कठिन होगा। ये बाहरी सतह जो आप देख रहे हैं ये ग्लाइकोकैलिक्स है, चीनी की कोट है, फिर अंदर में आपका सेल वॉल, उसके सबसे अंदर में सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली, और इसके अंदर में ये साइटोप्लाज्म, इसमें कोई केंद्रक नहीं है। अब इसमें आप ढूंढते रहिए, तो साइंटिस्ट का ऐसे समझे नाम नहीं होता। सवाल है 10 मार्क्स के लिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स की संरचना को समझाएं, 10 मार्क्स। इस क्वेश्चन को लिख लें, कल लिख के सबमिट करिएगा। लिखना कैसे है वो भी बता देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की संरचना को समझाएं। ठीक है, 10 मार्क्स का है, इसमें 10 मार्क्स में कम से कम 4 पेज लिखना चाहिए, डायग्राम इंक्लूडेड, बड़ा बड़ा बना दीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। कैसे लिखिएगा कोई बताए, समरी करे।